जब मैंने प्रोग्रामिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था तो एक जटिल समस्या मुझे फेस होती थी। वो है वेरिएबल का नाम रखना। कभी कभी एक्स रख दिया, कभी वाई रख दिया, कभी कभी वेरिएबल का नाम शॉर्टकट में रख दिया, कॉन्टेक्स्ट को CTX लिख दिया, प्रोग्राम को PRG लिख दिया। और जब सीनियर डेवलपर मेरे कोड को देखते थे तो उन्हीं वेरिएबल के नेम पे कमेंट कर देते थे। और आई वॉज थिंकिंग कि यार वेरिएबल के नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, फंक्शनैलिटी तो चली रही है ना। और आज जब मैं सीनियर डेवलपर खुद बन गया हूँ तो मुझे पता चलता है, मुझे रियलाइज़ होता है कि वेरिएबल का नेम मैटर करता है। हाउ आई विल फील इफ समवन कॉल्ड मी सो या फिर सोन, ऐसे नाम से अगर मुझे बुलाएगा कोई तो ना तो मुझे अच्छा लगेगा और ना ही किसी तीसरे इंसान को पता चलेगा कि किसको बुलाया जा रहा है। ठीक ऐसे ही वेरिएबल्स भी होते हैं। आपको अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, आज इसीलिए मैं शीशार्प के वो टॉपिक कवर करूँगा जो आपके नेमिंग कन्वेंशन को अच्छा करेंगी और आपके कोड की क्वालिटी को भी बढ़ाएंगी। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स। उन वेरिएबल्स में स्टैटिक वेरिएबल्स क्या है, रीड ओनली क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेमिंग कन्वेंशंस कैसी रखनी चाहिए आपको, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है और लोकल वेरिएबल्स क्या हैं। देन आई विल टॉक अबाउट द डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स में वैल्यू टाइप्स किसको बोलते हैं और रेफरेंस टाइप्स किसको बोलते हैं। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और इन टॉपिक्स को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या है? देखिए, वेरिएबल एक तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं और डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होते हैं और उनके अलग अलग यूज़ केसेस होते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, हम उसी पुराने प्रोग्राम में छोटे से बेचारे उसी को हम घिस रहे हैं इतने देर से। सबसे पहले जो बताया मैंने वो है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स मीन्स कि उनको एक्सेस करने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाते हैं और उनको आप डायरेक्ट वैल्यू भी देते हो। लाइक पब्लिक, हम यहाँ पे स्टैटिक एक वेरिएबल लिखते हैं प्रोग्रामिंग में। देखिए, आज भी मेरी नेमिंग कन्वेंशंस अच्छी नहीं है। इस प्रोग्रामिंग में मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो कि है एक स्टैटिक वेरिएबल। अब अगर इसका चलिए रिवर्स कर देते हैं, इसके बदले में हम बिजनेस लॉजिक में बनाते हैं ताकि मुझे वहाँ क्लास ना एक्सेस करनी पड़े। ठीक है, बिजनेस लॉजिक। अगर मैं इस BL जो हमने पिछली बार बिजनेस लॉजिक का ऑब्जेक्ट बनाया था BL डॉट करता हूँ तो मुझे वो माई वेरिएबल नाम का वेरिएबल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक स्टैटिक वेरिएबल है। वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट क्लास के थ्रू एक्सेसिबल होता है। माई फर्स्ट वेरिएबल इस तरह से एक्सेस होता है। स्टैटिक मीन कि एक जगह पड़ा हुआ। स्टैटिक मतलब एक जगह से जो पड़ी हुई है, जैसे कि मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मैं स्टैटिक हूँ, मतलब एक जगह पड़ा रहता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने ही पड़ा रहता हूँ मैं। तो वैसे ही कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं जो स्टैटिक्स होते हैं, जो एक जगह पड़े रहेंगे। उनको अगर एक्सेस करना है तो डायरेक्ट जाके आप उनको कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मुझे बोला जाता है। एनीवे, नेक्स्ट है हमारा रीड ओनली वेरिएबल्स। रीड ओनली वेरिएबल्स वो होते हैं जो कंस्ट्रक्टर में उनकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। अगर मैं इसको प्रोडक्ट नेम इक्वल टू समथिंग करूं तो देखिए कंपाइलेशन की एरर आ रही है ना। कंपाइलेशन की एरर आ रही है दैट सेइंग ए रीड ओनली फील्ड कैन नॉट बी असाइंड except in the constructor init only setter type which field is not defined, which field is defined or the variable initializer। ये कह रहा है कि रीड ओनली वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को असाइन नहीं किया जा सकता, उनकी वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ असाइन आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में।
ये रीड ओनली वेरिएबल्स किस लिए होते हैं, ताकि आप एक्सीडेंटली वैल्यू को चेंज ना कर दें। स्टार्टिंग में जो डिफाइन किया है, आइदर आप यहीं पे यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं इसकी वैल्यू को XYZ समथिंग, या फिर आप कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर सकते हैं। आपको हो सकता है यूज़ केसेस समझ आ गया हो, ऐसी चीज़ें हाँ आप रीड ओनली बनाइए जिनको आप जानते हैं कि इनको चेंज नहीं मैंने करना है। जो चेंज होने वाले वेरिएबल्स हैं वो आप रखेंगे नॉट रीड ओनली, और जो कभी चेंज नहीं होंगे वो आप रखेंगे रीड ओनली। आई होप यूज़ केसेस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आप पहली बार असाइन कीजिए, फिर उसके बाद उसको कहीं नहीं चेंज कर सकते। कांस्टेंट असाइन कर दिया, अब मैं अगर इसको कांस्टेंट को यहाँ पे असाइन करने की कोशिश करूँगा तब भी नहीं असाइन होगा, तब भी एरर आएगी। अगर मैं इसको इसके अंदर मेथड के अंदर असाइन करने की कोशिश करूँगा तब भी नहीं होगी। मतलब एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, उसके बाद मैं चेंज नहीं करूँगा अपनी कमिटमेंट, ये कांस्टेंट का कहना है। प्रॉपर्टीज़ सबसे अच्छी चीज़ है क्लास के अंदर। इन प्रॉपर्टीज़ को आप कहीं भी चेंज करो, कुछ भी करो, पब्लिक है तो क्लास से बाहर करो, प्राइवेट है तो क्लास के अंदर करो। मतलब प्रॉपर्टीज़ ऐसी चीज़ हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। आपकी हैबिट्स ऐसी चीज़ है जिनको आप बदल सकते हो। तो ये क्लास की प्रॉपर्टीज़ उसकी हैबिट की तरह है जो बदली जा सकती हैं। प्रोडक्ट काउंट, अब जब भी मैं प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब जाके ये प्रोडक्ट काउंट एक्सेसिबल होगा, उससे पहले नहीं एक्सेसिबल है। दीज आर नॉट द स्टैटिक। बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल नहीं होती। अगेन कह रहा हूँ, बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सेस्ड। जब भी हम ऐड प्रोडक्ट में एक इंस्टेंस, जब भी हम मेथड को एक्सेस करते हैं तो उसके पास एक डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस का एक्सेस होता है, दिस का एक्सेस ऑलरेडी होता है। डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट काउंट यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया, यहाँ हम वैल्यू दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो BL डॉट प्रोडक्ट काउंट भी एक्सेसिबल यहाँ भी हो सकता है। इसी को अगर मैं प्राइवेट कर देता तब यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होता, बाहर क्लास के एक्सेसिबल नहीं होता। मैं इनके एक्सेस स्पेसिफायर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ। आई होप कि प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई होंगी। प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी accessed in without creating the object. If the public property is there, it can be accessed outside the classes. If it is private, then it cannot be accessed outside the class. आ जाते हैं मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में। नेमिंग कन्वेंशन, जैसे नए स्टूडेंट्स होते हैं तो वो भी XYZ लिखते रहते हैं, और जब प्रोग्रामिंग करने लग जाते हैं तो स्टार्टिंग में वो भी XYZ लिखने लग जाते हैं। तो आखिर नेमिंग कन्वेंशन आपकी होनी कैसी चाहिए ताकि जो आपके प्रोग्राम को देख रहा है उसको भी अच्छा लगे, सीनियर्स की आपको डांट भी ना खानी पड़े, और आपको भी बुरा ना लगे कि यार मैंने क्या लिख दिया है। तो नेमिंग कन्वेंशंस समझिए, नेमिंग कन्वेंशंस किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो नेमिंग का कुछ मीनिंग निकलना चाहिए बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक है, अगर इसके अंदर मैं XYZ या फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ लिख देता हूँ तो डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम बिलोंग्स टू द ह्यूमन। अगर यहाँ पे ह्यूमन की कोई प्रॉपर्टी होती तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम शुड वर्क, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक है, दैट मीन्स प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ वेरिएबल का नाम लिखना है आपने। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं लाइक प्रोडक्ट नेम, और
आप ज़रूरी नहीं है शॉर्टकट मारे पी ऐसे मत करने की कोशिश करिए, दैट डज नॉट मेक सेंस। पी एन समझ के कुछ भी नहीं आएगा, पूरा लिखिए। अगर वेरिएबल का नाम बड़ा भी हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रीडर को समझ आना चाहिए। इस तरह से प्रोडक्ट का नाम ले सकते हैं और प्रोडक्ट की कैटेगरी लिख सकते हैं। सो ये कॉन्टेक्स्ट मिलते जुलते नाम हैं, कॉन्टेक्स्ट से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन आप करेंगे। हमेशा याद रखिए कॉन्टेक्स्ट जो है, किस क्लास में हैं आप, क्या काम कर रहे हैं और आपका मेथड या प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है, उस बेस पे आपकी नेमिंग कन्वेंशन होनी चाहिए। अब ये मैं कैटेगरी नाम रखता हूँ और इसके अंदर अगर मैं किसी इंसान का नाम रख देता हूँ तो वो स्टूपिड थिंग होगी। कैटेगरी मीन्स कि प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसको रखना है। सिमिलरली प्रोडक्ट नेम में सिर्फ प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, आप किसी जानवर का नाम नहीं लिख सकते उसमें। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स बहुत तरह के होते हैं। लोकल वेरिएबल्स किसी एक सेक्शन के अंदर होते हैं लोकल वेरिएबल्स, और किसी एक मेथड के अंदर भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो ऑल थ्रू द क्लास, जो क्लास की सभी जगह पे एक्सेसिबल होता है। जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है वैसे ही यहाँ पे आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं। ये हो गया XYZ प्रोडक्ट की आईडी हो गई। अब ये हर जगह पे एक्सेसिबल होगा, यहाँ भी एक्सेसिबल होगा, कंस्ट्रक्टर में भी एक्सेसिबल होगा, दूसरे कंस्ट्रक्टर में भी एक्सेसिबल होगा, और यहाँ तक कि मेथड में भी एक्सेसिबल होगा। ये है ग्लोबल वेरिएबल्स। और लोकल वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर ही होते हैं या फिर सेक्शन के अंदर होते हैं। सपोज ये इस मेथड के अंदर मैंने नाम बना दिया वेयर प्रोडक्ट नेम इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सो ये वेरिएबल है, दिस इज कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल। इसको मैं बाहर कहीं नहीं एक्सेस कर सकता, यहाँ नहीं एक्सेस कर सकता, इसको मैं यहाँ बिल्कुल नहीं एक्सेस कर सकता, नो, यहाँ भी नहीं एक्सेस कर सकता, नो। और इस मेथड के अंदर ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल फॉर द मेथड के लिए ही ये ग्लोबल हो गया। इस मेथड के अंदर जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन एक और फर्दर लोकल वेरिएबल होगा अगर मैंने उसको किसी सेक्शन में डाला हुआ है। इफ 1 इक्वल एंड इक्वल टू 1, ये है एक सेक्शन हो गया। अगर मैं इसके अंदर प्रोडक्ट नेम करता हूँ तो ये इसका स्कोप यहीं तक रहेगा, ये मैं बाहर नहीं एक्सेस कर सकता। नो, इसे नहीं पता प्रोडक्ट यूनिक नेम क्या है। सो आई होप कि आपको लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पता चल गया होगा। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो थ्रू आउट द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, और मेथड के लिए ग्लोबल वेरिएबल वो हैं जो थ्रू आउट द मेथड पे एक्सेसिबल हैं। द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डेटा जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है। हमेशा कोशिश कीजिए प्रोग्रामिंग में, हमेशा कोशिश कीजिए जो आपको ये मिलते हैं ना, कंसेप्ट मिलते हैं डेटा टाइप या वेरिएबल, उनको नॉर्मल लाइफ से जोड़ने की, नॉर्मल वर्ड से जोड़ने की, तभी आपको याद रहेगा। अब जैसे डेटा टाइप है तो डेटा टाइप, इन दोनों को अगर तोड़ेंगे और इसमें हिंदी इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। जो डाटा आप स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। इससे आपको डाटा टाइप की डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेगी। और डाटा टाइप हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है वैल्यू टाइप्स एंड सेकंड इज द रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप वो होती है जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देते हैं, देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनते। रेफरेंस टाइप वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट, इनको रेफरेंस टाइप इसलिए कहा जाता है
कि जब भी हम इसको एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में इक्वल टू करके असाइन कर देते हैं तो इनकी नई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, इनका वही रेफरेंस पड़ा रहता है, उसी रेफरेंस पे जाके वैल्यू निकलती है। लाइक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ए बी सी इक्वल टू न्यू समथिंग सम क्लास नेम। अब मैंने ए बी सी को एक्स वाई जी में जब असाइन कर दिया तो मेरे पास एक्स वाई जी का नया एड्रेस नहीं होता, मेमोरी में नया एड्रेस नहीं होता, बल्कि ए बी सी का जो एड्रेस है वही एड्रेस एक्स वाई जी में होता है। उसी एक्स वाई जी ए बी सी को हम चेंज करेंगे। आप एक्स वाई जी को अगर चेंज करते हैं तो ए बी सी भी चेंज हो जाता है। चलिए प्रैक्टिकल के साथ करते हैं। लाइक मैंने दो प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, ठीक है। चलिए अब हम iPhone 16 BL डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी नेम इक्वल टू कौन BL एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब सपोज करो मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट आ जाता है XYZ इक्वल टू, मैं BL दे देता हूँ, BL दे देता हूँ। अब जब मैं इसको कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं कहूँगा BL डॉट प्रोडक्ट नेम, और जब मैं इसको रन करूँगा डॉट नेट रन, कंसोल में आ गया iPhone 16, ठीक है। अब जब मैं XYZ डॉट प्रोडक्ट नेम इक्वल टू सैमसंग गैलेक्सी, अब मैंने तो XYZ के प्रोडक्ट को नेम चेंज किया है, BL के प्रोडक्ट के नेम को चेंज नहीं किया है। आई वाज सपोज कि BL डॉट प्रोडक्ट नेम आईफोन आना चाहिए, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो देखते हैं क्या आता है। मैंने यहाँ पे XYZ का प्रोडक्ट का नेम चेंज किया है, BL तो मैंने चेंज नहीं किया। अब BL डॉट प्रोडक्ट नेम मेरे पास iPhone 16 ही आना चाहिए था एज पर रूल, क्योंकि XYZ तो कुछ और हो गया ना। लेकिन यहाँ पे जब मैं डॉट नेट रन करता हूँ तो देखते हैं कौन सा नाम आता है, सैमसंग गैलेक्सी आ गया। दैट मीन्स कि जब इक्वल टू मैंने असाइनमेंट की तब रेफरेंस ही उसको असाइन हुआ, और जब मैंने वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की तो उसी मेमोरी की रेफरेंस में जाके उसने वैल्यू को चेंज किया। XYZ को नई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। यही अगर मैं कुछ और करता, XYZ को नया इंस्टांस बना देता ना, तब चेंज हो जाता। नया मैं कहता प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक, फिर पहले वाली वैल्यू ही उसमें भले असाइन कर देता, प्रोडक्ट नेम से BL डॉट प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम से BL डॉट कैटेगरी नेम। अब स्टार्टिंग में iPhone 16 XYZ को असाइन हुआ, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, तो अब BL डॉट प्रोडक्ट नेम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए रन करते हैं, डॉट नेट रन, वो iPhone 16 ही आया। और जब मैंने XYZ के प्रोडक्ट नेम को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो आएगा सैमसंग गैलेक्सी। आई होप कि वेरिएबल्स ये आपको टाइप्स, डाटा टाइप्स पता चल गए होंगे कि रेफरेंस टाइप्स किसको बोलते हैं और वैल्यू टाइप किसको बोलते हैं। एक वैल्यू टाइप का भी चलिए वो ले लेते हैं। वैल्यू टाइप, हम वैल्यू टाइप यहाँ पे रखेंगे। मैंने रखा इंट x इक्वल टू 10, इंट y इक्वल टू x। अब जब मैं y इक्वल टू 20 करूँगा तो x पे असर नहीं पड़ने वाला, x इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्या x के चेंज होगा?
नहीं चेंज होगा, x वहीं के वहीं 10 ही आएगा। y करेंगे तो y की वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इसकी मेमोरी ही एलोकेट अलग हो गई है, नई मेमोरी असाइन हो जाती है इन वैल्यू टाइप्स। आई होप कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन दो तरह की मैं बताऊंगा, वैल्यू टाइप कन्वर्जन कैसे होती है और रेफरेंस टाइप कन्वर्जन कैसे होती है। एक थंब रूल आपको इसमें याद रखना होगा, हमेशा याद रखना होगा कि बाप कभी भी बेटे के आगे नहीं झुकता। डैट मीन्स कि बड़ा वेरिएबल, बड़ी टाइप कभी भी छोटी टाइप के आगे नहीं झुकेगी। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपको टाइप कन्वर्जन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक लॉन्ग बड़ा है इंट से, तो कभी भी लॉन्ग इंट में कन्वर्ट नहीं होगा। डबल बड़ा है फ्लोट से, तो कभी भी फ्लोट डबल फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। इंट x इक्वल टू 100, ये लॉन्ग में जा सकता है, इस तरह से पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग x इक्वल टू 100 इसको हम इंट में डालने की कोशिश करेंगे तो नहीं जाने देगा ये, इट विल स्टार्ट थ्रोइंग एरर। सिमिलरली अगर मैं फ्लोट का वेरिएबल बनाता हूँ 100 और डबल में असाइन करता हूँ, तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डबल का वेरिएबल बनाता हूँ और उसको फ्लोट में असाइन करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं होने देगा। सिमिलरली हर डाटा टाइप के साथ ही ऐसा है। करैक्टर, स्ट्रिंग, जो भी बड़ा टाइप होगा वो कभी भी छोटे टाइप में कन्वर्ट नहीं होगा। आई होप कि आपको कन्वर्जन पता चल गई होगी। अब कुछ और भी कन्वर्जन आती हैं, जैसे मैंने स्ट्रिंग में अगर नंबर को लिख दिया या स्ट्रिंग में मैंने डेट लिख दी, कुछ इस तरह से फॉर्मेट लिख दिया डेट का 24। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंटीजर चाहे फिर या फिर स्ट्रिंग या फिर डेट टाइम, इन सब के अंदर पार्सिंग के मेथड दिए हुए हैं। मैंने वेयर एक्स ले लिया, जिसको मैंने नंबर में लिया, स्ट्रिंग के अंदर लिया। अब इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा? इंट डॉट पार्स। अब मैं अगर कंसोल करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा? नंबर दिखेगा, ना कि स्ट्रिंग। सी वी हैव सीन नंबर। और यही मैं अगर एक्स को कंसोल करूँगा तो मुझे एक स्ट्रिंग में वेरिएबल दिखाई देगा, जो कि इसमें आपको पता नहीं चलेगा, कंसोल की एप्लीकेशन है। इस तरह से किसी भी कोई भी पार्सिंग की जा सकती है। अगर मैं इसमें कुछ गलत लिख देता हूँ तो एरर थ्रो होगी। सेव इट। सिस्टम की एरर थ्रो हो गई कि ये कन्वर्ट नहीं की जा सकती। सिमिलरली ऐसी वैल्यू जिसको आपको पता है कि इनवैलिड वैल्यू आ सकती है वेरिएबल के अंदर और आपको पता नहीं है कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, तो एक और कन्वीनियंट के लिए आपके पास ट्राई पार्स भी आता है। ट्राई पार्स आपके कोशिश करेगा ट्राई पार्स करने की, और उसको अगर पार्स नहीं हो पाता तो एरर थ्रो कर देगा। ये ट्राई पार्स आपको बुलियन रिटर्न करता है। उसमें वैल्यू होती है कि ट्राई जो पार्स करने की कोशिश की थी वो पार्स हुआ भी है या नहीं। अगर मैं रिज़ल्ट को देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी 0। और अगर मैं ट्राइड को कंसोल करता हूँ तो मेरे पास आएगा फॉल्स, विच इज़ एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे अगर मैं सही नंबर दे देता हूँ तो
ये ट्रू आएगा। आई होप कि इसकी पार्सिंग आपको पता चल गई होगी। चलिए अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। वैल्यू टाइप कन्वर्जन की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं रेफरेंस टाइप कन्वर्जन की। रेफरेंस टाइप कन्वर्जन में भी वही रूल है कि बाप कभी भी बेटे के आगे नहीं झुकेगा। अगर आप एक क्लास बनाते हैं, चलिए मैं कुछ और क्लासेस बना लेता हूँ। बेस बिजनेस लॉजिक, इसको मैंने कर लिया इनहेरिट। अब जब मुझे वो करनी है, टाइप कन्वर्जन करनी है, वही रूल याद रखना जो अभी मैंने बताया कि बड़ी डाटा टाइप छोटी टाइप से कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे जिस तरह से इंट डबल में नहीं कन्वर्ट हो रहा था, उसी तरह से अगर मैं इसको बिजनेस लॉजिक का मान लो एक इंस्टेंस बनाता हूँ, बेस बिजनेस लॉजिक का, बेस BL इक्वल टू न्यू बेस बिजनेस लॉजिक, और मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक इसका भी एक बनाता हूँ PBL। नेमिंग पे मत जाना, नेमिंग का वही फॉर्मूला याद रखना। इसको मैं बेस BL में असाइन करने की कोशिश करता हूँ। BL, भाई मैं तेरे आगे क्यों झुकूँ, मैं बाप हूँ। बेस बिजनेस लॉजिक कभी भी इस प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब इसका हम रिवर्स करते हैं, प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक PBL इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक, और बेस बिजनेस लॉजिक को मैं क्या करता हूँ, उसका भी एक इंस्टेंस बनाता हूँ, BL इक्वल टू PBL। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से ये चलेगा। बस फर्दर आपको अनबॉक्सिंग करनी होगी। आप सपोज करो कि आपने प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक बनाया, आपको प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक के मेथड यूज़ करने हैं। बेस BL के अंदर तो कोई मेथड ही नहीं पड़ा है, आपको प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक PBL का करना है। तो बेस PBL को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक। इस तरह से यूज़ आप इसको कर सकते हैं, या इस तरह से पार्सिंग कर सकते हैं। जब इस तरह से करेंगे आप, तो इन जो प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक के जितने भी मेथड हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसी तरह से चलती हैं। इंटरफेस भी होता है जिसको जो आराम से कन्वर्ट हो जाता है अगर उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। चलिए उसकी भी एग्जांपल दे ही देता हूँ, फ्यूचर में पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ आई बिजनेस लॉजिक, दैट इज़ ए इंटरफेस, सॉरी, logic.cs, पब्लिक इंटरफेस आई बिजनेस लॉजिक। इसका मैं वही रखता हूँ, नेम स्पेस बिजनेस लॉजिक। ऑलराइट, अब जब मैं इसको प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक में इम्प्लीमेंट करता हूँ, आई बिजनेस लॉजिक, तो इसको मैं इस प्रोडक्ट बिजनेस लॉजिक को मैं आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरह से आई बिजनेस लॉजिक में। इसको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया गया है क्लास के अंदर, तो उस इंटरफेस में आप कभी भी कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फर्दर इंटरफेस को आप उस पर्टिकुलर टाइप जिससे इनहेरिट हुआ है, जिससे इम्प्लीमेंट हुआ है, उस टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल होता है इंटरफेस और ये कन्वर्जन व्हेन वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसको मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। आई होप कि ये कन्वर्जन आपको पता चल गई होगी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं।
हर डाटा टाइप की डिफरेंट मेमोरी कंजप्शन होती है और उसी हिसाब से आपको कौन सा वेरिएबल, कौन सा डाटा टाइप यूज़ करना है, इसका ज़रूर ध्यान दें। अब ऐसा नहीं है कहीं इंट की ज़रूरत है तो आप डबल वेरिएबल लेके बैठ गए, क्योंकि उनका अपना मेमोरी साइज़ होता है। एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों कंज्यूम करना। ये एक चार्ट है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक चार्ट है जो अलग अलग मेमोरी को बताता है कि कौन सा वेरिएबल कितनी मेमोरी यूज़ करता है। इसी हिसाब से अपने वेरिएबल को चूज़ करें, कोई फालतू की डेटा टाइप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें ज़रूर साइंड और अनसाइंड डेटा टाइप्स दिख रहे होंगे। साइंड का मतलब है कि उनमें नेगेटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ साथ। एक बिट वो रिज़र्व करता है अगर नेगेटिव से शुरुआत करते हैं तो, लाइक -128 से 127 तक, इस तरह से रेंज हो सकती है। -128 से 128 नहीं होगी, -128 से 127 होगी। हर बिट को एक माइनस कर दें अगर आप वो लेते हैं, साइंड वेरिएबल लेते हैं। और अनसाइंड वेरिएबल वो होते हैं, जो अनसाइंड डाटा टाइप्स वो होते हैं जिनमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आप असाइन कर सकते। आप अगर यू इंट लेते हैं तो उसमें -1 या -10 नहीं स्टोर कर सकते। डैट शुड बी ऑलवेज फ्रॉम 0 टिल फर्दर जितनी रेंज होती है उसकी। इन सभी डाटा टाइप्स का एक ग्रैंड पेरेंट है जिसकी टाइप होती है ऑब्जेक्ट। बहुत से लोग ऑब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करते और मैं भी ऑब्जेक्ट कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसके बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ऑब्जेक्ट का सही पता नहीं होता कि कौन सी टाइप इसमें स्टोर हो रही है। तो आप हो सकता है गलत आप गलत मेथड गलत एक्शन परफॉर्म कर दें। लाइक ऑब्जेक्ट में मैंने स्ट्रिंग डाल दी तो मुझे पता ही नहीं होता स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के जितने भी मेथड है वो कभी एक्सेसिबल नहीं होंगे। और आप अगर टाइप की कास्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो और कहीं से मैंने पीछे से इंटीजर भेज दिया तो आपका ब्रेक हो जाएगा कोड। तो ऑब्जेक्ट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट वैसे भी सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। ऑब्जेक्ट की बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में जो टाइम लगता है उससे परफॉर्मेंस ख़राब होती है, तो ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इसके बदले में आप डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक एक ऐसी डाटा टाइप है जो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करती है कि कौन से टाइप की वेरिएबल उसमें स्टोर हुआ है, उसी हिसाब से वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है टाइप उसका। रेफरेंस टाइप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक और वैल्यू टाइप है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, डेट इज स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट भी एक वैल्यू टाइप ही होती है। डेट मीन्स अगर आप एक स्ट्रक्ट को दूसरे स्ट्रक्ट में अगर असाइन करते हैं तो एक नया ही मेमोरी एलोकेट हो जाता है। यही एक डिफरेंस है। अदरवाइज़ आप क्लास की तरह ही स्ट्रक्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके भी वेरिएबल्स होंगे, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन स्ट्रक्ट की वही खामी है कि नया वेरिएबल क्रिएट होता है, नई मेमोरी इसको एलोकेट करनी पड़ती है। अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस। इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा यूज़ करना है। मैं तो स्ट्रक्ट मुझे पिछले 10 सालों में कहाँ मैंने यूज़ किया मुझे याद भी नहीं है। स्ट्रक्ट बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, क्लासेस ही यूज़ करते हैं। आई होप कि आप आज का जो ट्यूटोरियल है वो आपको समझ आया होगा, आज के टॉपिक आपको समझ आए होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न भरी हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, उसको मैं अलग से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। लाइक आपको समझ नहीं आया है कि रेफरेंस टाइप्स किसको बोलते हैं, क्लास कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए और इसकी अलग से डेडिकेटेड हम वीडियो बनाएंगे रेफरेंस टाइप के रिलेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिलेटेड। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।